हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को, यानी कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और गुड्स कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 में, तो उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी, जैसे आपका पार्टनरशिप एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, सब कुछ इंक्लूडेड था। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जा रहा था, इसलिए 1930 में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका अलग कर दिया गया कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस थे आपके विक्रय से संबंधित, उन सबको अलग एक एक्ट बना करके उसमें रख दिया गया, जिसका नाम उस समय दिया गया था द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 इसलिए है क्योंकि 1930 में बना था, और इसको 1963 में 22 सितंबर 1963 में इंडियन वर्ड को हटा करके बस इसका नाम रख दिया गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और ये पारित कब हुआ था? 1 जुलाई 1930 को। देखिए, इसमें आप जब भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कौन प्रॉमिस करता है, प्रॉमिजी कौन है, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ही आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी कई सारे पक्षकार हैं और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे संबंधित तथ्य हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सेलर कौन है। तो जो पर्सन एग्री करता है सेल करने के लिए उसको हम लोग सेलर बोलते हैं, और बायर किसको कहते हैं? जो सामान को खरीदने के लिए तैयार होता है। सेलर मतलब होता है विक्रेता और बायर मतलब होता है क्रेता। तीसरा है इसमें गुड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं तो उसमें सब्जेक्ट मैटर, जैसे आपके प्रॉमिजी और प्रॉमिजर इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही आपका सब्जेक्ट मैटर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब तक गुड नहीं रहेगा, किसी वस्तु का विक्रय नहीं होगा, तब तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन नहीं सकता है। तो इसमें गुड्स को इंक्लूड किया जाता है और सिर्फ उसी वस्तु को इंक्लूड किया जाता है जो मूवेबल है, यानी कि चल संपत्तियों को ही इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जो आपका सेल है, इस वस्तु का सेल है, वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो तुरंत हो सकता है, यानी कि आप दुकान पे गए, सामान को खरीदा, तुरंत पैसा दिया, सारी चीज़ें संपन्न हुई, उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय करना, यानी कि टाइटल ऑफ ओनरशिप इमीडिएटली, यानी कि जब भी ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है वो तुरंत का तुरंत हो जाएगा, स्वामित्व का हस्तांतरण। लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, यानी कि आप ठहराव कर रहे हैं, आप एक फ्यूचर डेट के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि आज एग्रीमेंट करेंगे और कल या परसों किसी भी फ्यूचर डेट में हम ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेल में तुरंत का तुरंत स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है। एग्रीमेंट ऑफ सेल में स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत नहीं होता है, किसी भविष्य की तिथि पर निर्धारित किया जाता है कि उस दिन ट्रांसफ़र होता है। ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि गुड्स में कौन कौन से गुड्स इंक्लूडेड हैं, या फिर गुड्स को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो गुड्स को डिफाइन किया गया है धारा 2 उपधारा 7 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। गुड्स मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि सभी प्रकार की चल संपत्तियां, और चल संपत्तियां इसमें इंक्लूड की जाती हैं। अचल संपत्तियां भी माइंड में आ रहा होगा ना कि अचल संपत्तियां अगर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको किस में इंक्लूड करेंगे? तो उसे इंक्लूड किया जाता है, उसके लिए अलग एक एक्ट बना हुआ था 1882 में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जैसे बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग को अगर आप खरीदते बेचते हैं तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा, वो आएगा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। यहाँ पर गुड्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या चीज़ नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो इंक्लूड में आपका है स्टॉक्स, यानी कि शेयर का ही एक दूसरा रूप होता है। शेयर्स इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रास को, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो अर्थ से अटैच्ड है, अर्थ में ही लगा हुआ है और उसको हम बेचना चाह रहे हैं। जैसे क्रॉप्स हो गए, वो भी बेचा जा सकता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत ही, उसको काट करके, और उसके बाद जिसको खरीदना है वो आता है और वो खरीद करके लेते जाता है। जैसे आप देखते हो अनाज वगैरह हम लोग खरीदते हैं। उसके साथ साथ है कि क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं। तो दो चीज़ें आपकी नहीं इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो पैसा, पैसा इसलिए नहीं इंक्लूड होता है, आप पैसे के बदले पैसा खरीदने थोड़े ना जाओगे। पैसा क्या होता है? वस्तु नहीं होता है, वो आपको एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। वहीं पर दूसरा एक है
ऑक्शनल क्लेम्स मतलब नीलामी का कोई भी अगर दावा है किसी प्रॉपर्टी पर तो उसे वस्तु विक्रय अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पर किसी और का अधिकार है। और अगर किसी चीज़ पे आपका अधिकार नहीं है तो आप उसको बेच भी नहीं सकते हो, इसलिए ऑक्शनल क्लेम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड मतलब है कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें वस्तुओं को सिर्फ दो भाग में विभाजित किया गया है, एक एग्जिस्टिंग गुड्स और दूसरा होता है आपका फ्यूचर गुड। एग्जिस्टिंग गुड मतलब क्या है, विद्यमान माल, और फ्यूचर गुड मतलब होता है भावी माल। एग्जिस्टिंग गुड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्यूचर गुड्स को भी ऐसे ही डिफाइन किया गया है, लेकिन इसमें एक गुड और आता है जो ना ही एग्जिस्टिंग गुड में रहता है ना ही फ्यूचर गुड में रहता है, वो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ एनीथिंग उस पर डिपेंड करता है। तो अभी इसको डिफाइन करते हैं कि कंटिजेंट गुड क्या होता है। पहले आप ये देख लीजिए एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं। विद्यमान माल मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी वस्तु जो जिस दिन ऑनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा है वो विक्रेता के पास हो। जैसे मान लीजिए अगर ए है, ये सेलर है, बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस समय इसके पास वो माल उपस्थित है, उसे हम लोग कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड, विद्यमान माल, इसकी ऑनरशिप में है। ऑनरशिप से ही मतलब होता है कि वो गुड हमारे फ्यूचर में का है कि एग्जिस्टिंग का है, स्पेसिफिक है, कंटिजेंट है, क्या है। तो अगर ऑनरशिप में है ए के तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड। वहीं पर फ्यूचर गुड मतलब क्या होगा, मान लीजिए ए की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो आते हैं, बी आते हैं उनके पास और कहते हैं कि मुझे 2 दिन बाद कोई सामान चाहिए, तो इनके पास अभी तो वो माल नहीं ना है, वो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, कल या परसों में उनके पास आएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, भावी माल। अब कंटिजेंट गुड मतलब क्या होता है, एक्वायरिंग ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनीथिंग। मतलब कोई एक ऐसा इवेंट होगा जिसके होने या ना होने पर ही वो सामान मेरे पास आएगा। जैसे ए है, वो अपना माल कहीं दूसरी जगह से मंगवाते हैं, बी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि मैं सामान मंगवा रहा हूँ विदेश से, अगर वो सामान मेरे पास आ जाएगा कल तो मैं आपको ये सामान ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये क्या होगा, कंटिजेंट कंटिजेंट गुड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो, मैं अभी तो ए सोच रहा ना कि वो मेरे पास सामान आ जाएगा, मे बी वो मान लीजिए जहाज़ से सामान आ रहा था, जहाज पानी वाली जहाज़ थी, पानी में ही डूब गया तो वो सामान हमारा ख़त्म हो गया। तो अगर जहाज आ जाती है तब तो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं आती है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कंटिजेंट गुड मतलब क्या होगा कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनीथिंग पे डिपेंड करेगा। जो एग्जिस्टिंग गुड है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। ये दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा बस उसमें डिफरेंस है। असर्टेन्ड गुड ही स्पेसिफिक गुड बन जाता है जैसे उसको पहचान लिया जाता है। स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट गुड, यानी कि जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय आपने उस वस्तु को पहचान लिया है, उसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट गुड। जैसे मैं दुकान पे जाती हूँ और वहाँ पर मुझे एक कपड़ा पसंद आ जाता है, मैं बोलती हूँ कि मुझे यही कपड़ा चाहिए, तो वो क्या होगा, मेरा स्पेसिफिक गुड होगा, विशिष्ट होगा। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रही हूँ तो उसमें मैंने अपने गुड को पहचान लिया है। असर्टेन में क्या होता है, निश्चित माल मतलब विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट। जैसे एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एप्पल की शॉप पे आप जाते हैं, वहाँ पे क्या है कि आपने बोला कि 1 kg मुझे एप्पल चाहिए। अब क्या है कि कई एप्पल रखे हुए हैं, उसमें से आप क्या करेंगे, 8-10 एप्पल निकालेंगे, 1 kg वो हो जाएगा। तो जब आप इसमें से 8-10 एप्पल निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, निश्चित माल बन जाता है, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं विशिष्ट माल। इसीलिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका अनअसर्टेन गुड। अनअसर्टेन गुड मतलब क्या है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस समय हो रहा है, उसमें अभी तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, उस माल को अभी तक पहचाना नहीं गया है। जैसे आप एक दुकान पे जाते हैं और आपको BRF की बुक चाहिए, तो वहाँ पे कई सारी बुक्स रखी होंगी ना, आपको BRF की बुक चाहिए, बस आप दुकान पे गए और उनको बता दिया। अब वहाँ पे 10 तरीके की बुक रखी हुई हैं, उसमें से जब आपने एक बुक को सेलेक्ट किया तो वो क्या बन जाएगा, आपका असर्टेन गुड, और आप उस पर एग्री कर जाते हैं तो वही क्या बन जाता है, आपका निश्चित माल या विशिष्ट माल। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन, डिलीवरी ऑफ गुड।
डिलीवरी ऑफ गुड मतलब होता है माल का हस्तांतरण करना या फिर स्वामित्व का हस्तांतरण करना। तो इसमें बोला गया है डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य करना सेलर के द्वारा जिससे वस्तु का जो स्वामित्व है वो बायर के पास चला जाए। जैसे अगर मान लीजिए ए के पास ए की दुकान है, बी सामान खरीदने आता है, तो ये आपका क्या हो गया, बायर हो गया और ये सेलर हो गया। ये कोई ऐसा कार्य करे जिससे इसके पास जो संपत्ति है वो बी के पास हस्तांतरित हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ऑफ गुड। अब ए की इच्छा पर ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको पता होगा कि एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब एक पक्षकार की इच्छा पर ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि व्यर्थनीय। दूसरा पक्षकार चाहे जिसकी इच्छा स्वतंत्र नहीं थी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। इसलिए यहाँ पर सेलर और बायर दोनों की इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। तो अब डिलीवरी ऑफ गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार का है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल मतलब होता है वास्तविक, यानी कि फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड। जैसे ए को कार खरीदनी है, बी की दुकान पे जाता है, बी उसको सारे कॉन्ट्रैक्ट इन लोग के बीच में होते हैं, बी कार का स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है, ए कार को उठाता है और अपने घर लेके चलाता है, मतलब उठा करके नहीं, ड्राइव करके लेके चलाता है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक सुपुर्दगी, यानी कि भौतिक तरीके से उसकी सुपुर्दगी कर देना। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव। इसमें क्या होता है, रचनात्मक सुपुर्दगी है। रचनात्मक और सिंबॉलिक दोनों एक साथ आप समझ लीजिएगा। इसमें क्या है कि आप एक ऐसा क्रिएट करते हैं जिसमें आपकी सुपुर्दगी मानी जाती है। जैसे यहाँ पे बोला गया है गुड्स आर एट सेम प्लेस एज बिफोर बट ऑनरशिप चेंजेस। जैसे जो सामान था वो पहले जिस स्थान पे था उसी स्थान पे है, लेकिन स्वामित्व का ही बस हस्तांतरण हुआ है। जैसे कोल्ड स्टोरेज में ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने अपना कुछ सामान कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, आलू मान लीजिए रखा हुआ है, 50 किलो का आलू रखा हुआ है। अब मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ और उनको बोलती हूँ कोल्ड स्टोरेज में मैंने अपना सामान रखा हुआ है, ये रही इसकी रिसिप्ट, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपको इसकी रिसिप्ट देती हूँ, आप जाइएगा वहाँ से सामान को ले लीजिएगा। सामान उसी जगह पे है, रचनात्मक इसको सुपुर्दगी बोलेंगे, क्योंकि सामान उसी जगह पे है, बस जो स्वामित्व का हस्तांतरण था, मेरे पास वो रिसिप्ट थी, तब तक मेरा स्वामित्व था। जैसे ही वो रिसिप्ट इनके पास चली गई, स्वामित्व का हस्तांतरण किसके पास हो गया, बी के पास हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं रचनात्मक सुपुर्दगी। सेम इसी की तरह है आपका सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में मतलब क्या होता है, सांकेतिक सुपुर्दगी। इसमें क्या है कि गुड इतना ज़्यादा भारी होता है, सामान इतना ज़्यादा भारी होता है कि उसको फिजिकल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए उस समय सिंबॉलिक ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे इसमें बोला है कि वेयर गुड्स आर बल्क इन नेचर गिविंग की ऑफ ट्रक। जैसे मान लीजिए मैं सामान कहीं से मंगा रही हूँ, वो मेरे स्टोर हाउस में आएगा, अगर मैं स्टोर हाउस की चाबी किसी और को दे दूं तो वो भी क्या होगा, सिंबॉलिक। आप सोच रहे होंगे कंस्ट्रक्टिव भी तो हो सकता है वो, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये दोनों एक ही जैसे हैं थोड़े थोड़े, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर सामान जैसे पहले जहाँ पे था वैसे ही रहता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग ऑनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं एक सिंबल के माध्यम से। जैसे ट्रक तो पूरा उनको नहीं ना दे देंगे हम, जैसे आलू वाला का क्या था, जहाँ पे आलू रखा हुआ है वो चाहें तो उसी जगह पे उस आलू को रख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैंने उनको चाबी की सुपुर्दगी दी, वो क्या करेंगे, चाबी से अब ताला ओपन करेंगे, वहाँ से सामान निकालेंगे, किसी और जगह पे लेकर के चले जाएंगे, या फिर ट्रक को ही बोलेंगे आप यहाँ पर सामान ना उतार करके किसी और जगह लेकर चलिए, उतार दीजिए। तो वो क्या है, आपका सिंबॉलिक है, यानी कि सांकेतिक सुपुर्दगी। आई होप यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इजी है कि जब भी आप अनुबंध करते हैं उसमें कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। ऑल अदर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितने भी एक वैध अनुबंध के एसेंशियल्स होते हैं, आवश्यक लक्षण होते हैं, वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु क्या होता है, वस्तु होता है, माल होता है। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इसमें निभाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। आप देखे होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्राइस की बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, उस वहाँ पे क्या बात हुआ है, कंसिडरेशन।
कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, कुछ के बदले कुछ भी आपको मिल जाता है, वो आपका कंसिडरेशन है। प्राइस यहाँ पर क्या है कि सिर्फ आपको इन मनी फॉर्म मिलेगा, वही यहाँ पर रोल निभाता है आपका कंसिडरेशन का। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यहाँ पर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, जो कि आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक, सेल वर्सेस बेलमेंट वर्सेस हायर परचेज। इसमें क्या है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आप बेलमेंट जब पढ़े थे, निक्षेप, उसमें क्या था, स्वामित्व का हस्तांतरण या अधिकार का हस्तांतरण वहाँ पर भी होता था। सेल में भी आप देख रहे हैं कि हस्तांतरण कुछ ना कुछ हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है, या फिर हायर परचेज में भी क्या अंतर है। तो जो सेल होता है आपका, उसमें स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। बेलमेंट में क्या होता है, अधिकार का हस्तांतरण होता है। जैसे मान लीजिए ए है शॉपकीपर, बी इनके पास आता है, सामान को खरीदता है। अब जो उस सामान की ऑनरशिप थी वो किसके पास चली गई है, बी के पास चली गई है। ए का पूरा उस पर हक खत्म हो गया। बेलमेंट में क्या है कि ए का जो वस्तु है, जैसे आपके यहाँ शादी है, आप जाते हैं टेंट हाउस के यहाँ और वहाँ पर आप टेंट वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि मुझे इस तारीख को चाहिए, 10 तारीख को मुझे यहाँ पर टेंट लगवाना है। तो वो क्या करता है, अधिकार तो देगा ना आपको कि आप ले जाइए वस्तु को, एक दिन का आपका काम खत्म होगा, इस दिन के लिए मैं आपसे 5,000 10,000 रुपया चार्ज करूँगा, आप उसके बाद जैसे ही काम खत्म होगा मुझे वापस कर दीजिएगा मेरा सामान। यही कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेलमेंट। इसीलिए इसमें अधिकार का हस्तांतरण होता है, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। हायर परचेज में भी सेम होता है, सेल में स्वामित्व का हस्तांतरण, हायर परचेज में आपका सिर्फ अधिकार का ही हस्तांतरण होता है। सेल में क्या होगा, ट्रांसफर विद इंटेंशन टू ट्रांसफर ऑनरशिप। सेल में जो ट्रांसफर होता है वो इस उद्देश्य से होता है कि हम ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करेंगे। वहीं पर जब बेलमेंट की बात आती है तो वो कंडीशन पे रहता है कि जैसे ही हम आपका उद्देश्य खत्म होगा, जैसे ही आपका काम खत्म होता है, मेरे सामान को वापस कर दीजिएगा मेरे पास, नहीं तो मैं किसी और के पास बोलूँगा तो आप वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, यानी कि टू डिस्पोज अकॉर्डिंग। ऑनरशिप में, हायर परचेज में, इसमें क्या है, प्रॉपर्टी इन गुड पास्ट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। जैसे हायर परचेज में क्या होता है कि आप किसी सामान को खरीदते हो, आप तुरंत का तुरंत पूरा पेमेंट नहीं करते हो, बोलते हो कि 10 बार में मैं इसका पेमेंट करूंगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके 9 इंस्टॉलमेंट जब तक होगा तब तक उसको विक्रय नहीं माना जाएगा। जैसे ही आप लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हो, यानी कि 10वां इंस्टॉलमेंट देते हो, उस समय जो प्रॉपर्टी होती है उसको पास किया जाता है, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा, उस समय वो सेल बनेगा। बाकी 9 तक में वो क्या रहेगा, एक तरीके का स्वामित्व का ही हस्तांतरण रहेगा। आप बोल सकते हो कि बेलमेंट रहेगा। अगर आप 9 इंस्टॉलमेंट को पूरा नहीं करते हो, 10वें इंस्टॉलमेंट को पूरा नहीं करते हो, तो मालिक चाहे जब भी वो अपने सामान को वापस ले सकता है आपसे। और यहाँ पर एक चीज़ और रहता है, राइट टू टर्मिनेट एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर प्रॉपर्टी पास्ट। हायर परचेज में एक और चीज़ें होती हैं कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो विक्रेता है, जो सेलर है, उसके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है, वो स्वामित्व के हस्तांतरित होने से पहले कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये थोड़ा सा पेमेंट देने में लेट कर रहा है या फिर उसको सही नहीं लग रहा है, जिसको भी वो प्रॉपर्टी दे रहा है वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ठीक से ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो चाहे तो उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा बेहिचक। मिलते हैं, धन्यवाद।